नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन। इसमें हम लोग ऐसे सोचने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें अगर हमने कुछ गलती कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं किसी काम में, तो हम उसको रिव्यू कर सकें, थिंक अगेन कर सकें। जो नॉर्मल हैबिट नहीं है, नॉर्मली हम लोग जो सोचते हैं वही सही सोचते हैं, हमको लगता है कि वो सही है और वही करते रहते हैं। इसमें हमने ढेर सारे लोगों के बारे में पढ़ा, कैसे बड़े बड़े बिजनेस के आइडियाज़ लोगों के पास आए, बट वो उसके ऊपर फॉलोअप नहीं किया। अगर जो आइडिया आए थे उस समय उसको थिंक अगेन किया होता तो आज, जैसे फेसबुक है, फेसबुक का आइडिया हमारे ऑथर के पास 10 साल पहले आया था जब वो कॉलेज में था, बट उसके ऊपर बहुत सीरियसली उन्होंने सोचा नहीं। बाद में फेसबुक का आइडिया किसी और ने, मतलब मार्क ज़करबर्ग टाइप के लोगों ने बड़ा कर लिया। हम लोगों को ये चीज़ आती नहीं है, किसी चीज़ को दूर से दोबारा देखना, क्योंकि हमारे माइंड में जो भी थॉट्स चलते रहते हैं, वो लगते हैं सच हैं और यही सच हैं। और इसके अगेंस्ट कोई हमको समझाता भी है, मान लो उसकी बात सच है, हमारी बात झूठी है, और कोई हमको समझाता है तो हम उसको काट देते हैं। और हमने इसी सीरीज़ में पढ़ा, ऐसा करने में हम 3 टाइप के प्रोफेशन से के तरीके से सोचते हैं। एक प्रीचर, जो सोचता है वही भाषण देता है। दूसरा वकील, कि जो कुछ सोचता है उसके बारे में दूसरों से लड़ाई करता है, दूसरों को गलत साबित करता है। और तीसरा पॉलिटिशियन, नेता, अगर खुद दूसरों को नहीं साबित कर पा रहा है गलत, तो और भीड़ इकट्ठा कर लेगा अपने लिए। कंफर्मेशन बायस बोलते हैं उसको, वो इकट्ठा कर लेगा कि वो भी बोल रहे हैं, वो किताब में लिखा है, वहाँ पर हुआ है। और इस तरह से हम अपने गलत थॉट को सोचते रहते हैं और उससे रिजल्ट हमारे गलत आते रहते हैं। अब हम लोग पहुँच गए हैं कैसे आप अपने आसपास के लोगों के साथ में उनका मन बदल सकें। 3 लेवल पे थिंक अगेन हम सीख रहे हैं इसमें। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे, कि हम अपने काम में, अपनी लाइफ में कैसे रीथिंक करें। ये हर जगह अप्लाई करता है। आप चाहे नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में थिंक अगेन अगर आपने किया तो आप सही रास्ते पे आ सकते हैं। उसके बाद अभी चल रहा है इंटरपर्सनल रीथिंकिंग, कि कैसे हम दूसरों को रीथिंक करा सकें। और इसमें हम बहुत मुश्किल टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कैसे आप सोसाइटी में प्रेजुडिस कम कर सकें। अब देखिए, हम लोगों को लगता नहीं है नॉर्मली कि प्रेजुडिस है भी, ख़ास तौर से जब हम एक अच्छी पोजीशन पे हैं। मान लीजिए मैं पैसे वाला हूँ और मेरे नीचे ढेर सारे लोग हैं जिनके लिए मेरे मन में बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थॉट्स हैं। मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं प्रेजुडिस्ड हूँ गरीब आदमी के लिए, नीचे के लोगों के लिए। लेकिन जब मुझे किसी अपने से बड़े आदमी के साथ में काम करना है, तब हमको लगेगा कि यार ये तो नेपोटिज्म हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, यहाँ तो रिजर्वेशन चल रहा है। तो सोसाइटी में बहुत जगहों पर प्रेजुडिस चलता है। उस प्रेजुडिस को हम कैसे ख़त्म करें, ये चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और अब ऑलमोस्ट लास्ट के 2 वीडियोज़ इसमें बनेंगे। आज के वीडियो का नाम है एंटरिंग अ पैरेलल यूनिवर्स। एंटरिंग अ पैरेलल यूनिवर्स, कि एक नई दुनिया में एंटर करना। ये एक एक्सरसाइज है सामने वाले को रीथिंक कराने का। अगर उसके मन में हमारे लिए या किसी के लिए भी कोई ख़ास प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस समझते हैं ना, जिसके पुराने कोई घिसे पिटे रूढ़िवादिता, घिसी पिटे थॉट्स से, हिंदू मुस्लिम, ये प्रेजुडिस थॉट्स हैं। जात पात, ये प्रेजुडिस थॉट है। ऐसे ढेर सारे प्रेजुडिस होते हैं। तो एक अलग टाइप का ये एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर आप सामने वाले को प्रेजुडिस ख़त्म करा सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हैं तो कितनी बड़ी चीज़ है। हम लोगों ने एक सीरीज़ चालू की थी, इसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल ने लिखी है किताब। उसके कुछ वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कैसे एक आदमी था, एडविन सी बार्न्स नाम का, वो थॉमस एल्वा एडिसन के साथ मिलकर के काम करना चाहता था।
और आज की डेट में ये ठीक ऐसी चीज़ है जैसे यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो बोलें कि हम नरेंद्र मोदी के साथ काम करना चाहते हैं या मुकेश अंबानी के साथ काम करना चाहते हैं, डायरेक्टली पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वो गरीब आदमी था, उसके पास कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं थी, ना पैसा था, ना पावर था, फिर भी उसके मन में ये चीज़ पता नहीं कैसे बैठ गई कि मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ, पूरी जुगत लगा दूंगा। तो उसके मन में जो नॉर्मल प्रेजुडिस होता है कि एक गरीब आदमी के साथ एक अमीर आदमी क्यों पार्टनरशिप करेगा, ये एक प्रेजुडिस है, उसको उसने तोड़ा। ऐसे हमारे साथ भी हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम एस्पायर करते हैं, सोचते हैं यार ये आदमी बड़ा कमाल का आदमी है, या ये कंपनी बड़ी कमाल की है, या ये कॉलेज बड़ा कमाल का है। जैसे श्रीश हैं, देवांश हैं, ये लोग आईटी के बारे में अगर सोचते हैं तो बड़ा लगता है कि यार काश वहाँ एडमिशन मिल जाए, या किसी बड़ी फैंग कंपनी में, फेसबुक, अमेज़ॉन, इस टाइप की कोई कंपनी में जॉब मिल जाए। बट हम सब के सब अपने प्रेजुडिस में हैं कि हमारे जैसे आदमी को कहाँ वो एंट्री देगा। हमने हिडन टैलेंट की सीरीज़ में पीछे पढ़ी भी थी कि ऑथर के मन में भी ये प्रेजुडिस था कि वो कभी हार्वर्ड नहीं जा सकता, हार्वर्ड तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर वो ख़त्म कर दिया, उसने अपना प्रेजुडिस ख़त्म किया, ट्राई किया, उसका इंटरव्यू हुआ और उसका सिलेक्शन भी हो गया। तो किसी भी बड़े संस्था, बड़े कंपनी के साथ जुड़ने के लिए भी आपको अपने मन में चलने वाले प्रेजुडिस को ख़त्म करना होगा, तोड़ना होगा। ऑथर कह रहे हैं, आउटसाइड द लैब dismantling stereotypes and decreasing prejudice rarely happens overnight। अगर आप लैब के बाहर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं तो स्टीरियोटाइप इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता, बहुत रेयरली ख़त्म होता है आम जनता में। हमने इससे पहले 3 तरीके देखे, 3 हाइपोथेसिस देखे कैसे आप प्रेजुडिस ख़त्म कर सकते हैं पिछले वाले वीडियोज़ में। लेकिन वो तो सब एक्सपेरिमेंट थे, उसमें तो हो जाता है। लेकिन आउटसाइड लैब एक्सपेरिमेंट के बिना आप कैसे चेंज करेंगे? Even if people aren't on guard from the start, they are quick to put their defenses up when their attitudes are challenged। मान लो मैं अपनी बेटी के साथ, बेटे के साथ, वाइफ के साथ, एम्प्लॉय के साथ हूँ, हमको नहीं पता है, फिर भी हमारे मन में उनके लिए प्रेजुडिस बन जाता है। प्रेजुडिस बनता है मतलब हम उनको डिसलाइकिंग करना शुरू कर देते हैं किसी छोटी छोटी बात पे, और वही डिसलाइकिंग हमारे मन में एक गांठ बन जाती है और वो गांठ आराम से हटती नहीं है। कह रहे हैं, पीपल आरंट ऑन द गार्ड फ्रॉम द स्टार्ट। अगर पहले से हमने अपने आप को बंद करके नहीं रखा, दे आर क्विक टू पुट देयर डिफेंस अप व्हेन देयर एटीट्यूड्स आर चैलेंज्ड। लोग जैसे ही देखेंगे, अच्छा तुम मुझे समझाने आए हो, तुम हमसे ज़्यादा समझदार हो, तो लोग फटाफट डिफेंस अप कर देंगे। दे विल पुट अप देयर डिफेंसेस, एक शील्ड लगा लेंगे। बस मुझे मालूम पड़ गया, मुझे मत समझाओ, इस बारे में मत समझाओ, मैं जानता हूँ। आपको पता है कि वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है, गलती कर रहा है, और आप उसको समझाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है? एक शील्ड लगा लिया। इसको बोलते हैं डिफेंसिव होना। ये नॉर्मल दुनिया में होता है, किसी को भी आप गलती बताएंगे तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। गेटिंग थ्रू टू देम रिक्वायर्स मोर दैन जस्ट टेलिंग देम दैट देयर व्यूज़ आर आर्बिट्री। अगर आप ये चाहते हैं कि आप उसके दिमाग के अंदर में बहुत प्यार से ये बात पहुंचा सकें, जैसे एक डॉक्टर मरीज़ के शरीर में दवाई पहुंचाता है, दवाई को मीठा किया जाता है, सिरप को, इंजेक्शन को पतला किया जाता है अंदर बॉडी में डालने के लिए, ऐसे ही अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सही बात उस आदमी के दिमाग के अंदर घुस जाए, तो आपको खाली इतना बताने से काम नहीं चलेगा कि तुम्हारे व्यूज़ बहुत आर्बिट्री हैं। आर्बिट्री मतलब आपकी मन मर्जी के हिसाब से। हाँ, तुमने ऐसे ही कुछ भी सोच लिया है, इसका बेस नहीं है, आधार नहीं है, खाली इतना बोल दिया तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अ की स्टेप इज गेटिंग देम टू डू समथिंग काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। सुनिए, अगर आप किसी को सचमुच में चाहते हैं कि वो सही चीज़, आपकी चीज़ अगर आपको लगता है कि बहुत सही है, भले आप भी खुद रीथिंक करिए, क्या पता आप ही गलत हो, लेकिन आपको अगर लगता है कि वो आप सही हैं, तो उस आदमी को एक बहुत यूनिक एक्सरसाइज कराइए। मेक देम डू काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। उनको आप काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कराइए। फैक्ट मतलब सच, काउंटर फैक्ट मतलब जो सच नहीं है, सच जैसा है, काउंटर फैक्चुअल। उनको एक एक्सरसाइज कराइए कि मान लो ऐसा हो, तो उनको रीथिंक कराइए। ये ऐसा है जैसे कि उनसे एक एक्टिंग कराइए।
मैं बहू हूँ, आप सास हैं, और आपको लगता है कि सास किसी तरह के प्रेजुडिस में है, तो सास को बहू की तरह सोचवाइए। इसको बोलते हैं काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, हेल्पिंग देम कंसिडर व्हाट दे वुड बिलीव इफ़ दे वर लिविंग इन एन ऑल्टरनेटिव रियलिटी। इस तरह से आप सामने वाले को हेल्प करते हैं कि अगर तुम एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी में जी रही हो, ऑल्टरनेटिव रियलिटी मतलब किसी और से एक दूसरी दुनिया, आप सास हैं, मैं बहू, और मैं आपको ये समझा सकूं कि देखो दिमाग में सोचो कि तुम बहू, जैसे लोग कहते हैं ना, अरे मेरी लाइफ मेरी जगह आके सोचो, लोग कहते हैं अक्सर। अगर आप वो चीज़ करा दें तो आप सामने वाले को बिलीव करा पाएंगे कि कैसा क्या मैं सोच रहा हूँ। In psychology, counterfactual thinking involves imagining how the circumstances of our lives could have unfolded differently. Psychology में counterfactual thinking का मतलब है कि एक आदमी इमेजिन करे कैसे हमारी ज़िंदगी अलग तरीके से होती अगर मैं किसी बहुत गरीब घर में होता। जैसे उस दिन जब आपको बहुत गुस्सा आया था तो भैया ने आपसे कहा था काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग करो, कि सोचो अगर हम यहाँ घर में नहीं होते, हम उस घर में होते तो वहाँ पर क्या होता, वहाँ पर हमको डांट पड़ती, हमको मार पड़ती, हमको ये होता, हमको वो होता। कुछ देर के लिए ही सही, बट काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कराई गई। हम लोग अपना करते भी हैं, बट वो नॉर्मल थिंकिंग में बायस बन जाता है। आपने किसी को देखा किताब पढ़ते हुए, कोई मोटी मोटी बुक पढ़ते हुए देखा, थकते हुए देखा, इरिटेट होते हुए देखा, और वो डॉक्टर है। आप बोलते हैं अरे यार अगर इसकी जगह मैं डॉक्टर बनूंगा और मुझे ऐसे पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। तो ये भी एक तरह की काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग हुई, बट ये ऑटोमेटिक होती है और ये बनाती है बायस, ये बनाती है प्रेजुडिस कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकता, इतना मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं तो स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर आप उस आदमी को कॉन्शियसली अलग तरीके से सोचवाते हो। When we realize how easily we could have held different stereotypes, we might be willing to update our views. और जब हम लोगों को एहसास होता है कि हम कितनी आसानी से एक अलग स्टीरियोटाइप डाल सकते हैं। एक सास एक बहू के बारे में अगर सोचे, या एक अमीर आदमी कैसे सोचता है। आपने फिल्में देखी होंगी, बंटी और बबली, बहुत पुरानी फिल्म थी। अमिताभ बच्चन जी अपनी बहू के साथ डांस कर रहे थे उसमें, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। उसमें जब ये दो चोर थे, अभिषेक बच्चन जी और ऐश्वर्या राय जी, ये दोनों चोर होते, तो कोई पकड़ नहीं पाता है, बहुत चालाक चोर होते। तो अब अमिताभ बच्चन जी बड़े पुलिस वाले थे, तो वो बड़े नहीं मतलब पुलिस वाले थे, और बोलते हैं अगर चोर को पकड़ना है, तो आप लोग इस डायलॉग को बहुत फेमस है, बहुत जानते हैं हर आदमी, कैसे सोचना पड़ेगा, चोर की तरह सोचना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता चोर कैसे सोचता है? ये है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। तो कह रहे हैं अगर आपने सामने वाले को काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग करा दिया, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि अलग टाइप के स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, और इस तरह से वो अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को अपडेट करेगा। टू एक्टिवेट काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, यू माइट आस्क पीपल क्वेश्चंस लाइक हाउ वुड योर स्टीरियोटाइप बी डिफरेंट इफ़ यू हैड बीन बॉर्न ब्लैक, हिस्पैनिक, एशियन और नेटिव अमेरिकन। मान लीजिए आप एक अमीर आदमी हैं और आप चाहते हैं किसी और अमीर आदमी को बताना कि यार ये गरीब आदमी है, इसके बारे में थोड़ा सा ठीक से सोचो, इसके लिए निर्दयी मत हो, उसको हेल्प करो। और वो बोलता है बकवास, ये सब बदतमीज़ होते हैं, इनको तो जूते के नीचे रखा जाता है। अगर आप उसको ये समझा सकें, उससे क्वेश्चन पूछें हाउ वुड योर स्टीरियोटाइप बी डिफरेंट इफ़ यू हैड बीन बॉर्न ब्लैक। अगर वो आपका दोस्त है, वो अमीर आदमी, और आप उसको ये बता सकें कि अगर तुम खुद गरीब होते, एकदम गरीब होते, तो तुम क्या सोचते। हम लोगों ने अपनी सॉलिड मनी रूल्स WBX की जो सीरीज़ बनाया था, उसमें फर्स्ट चैप्टर था नो वन इज़ क्रेज़ी। पता है क्यों बोला कि नो वन इज़ क्रेज़ी? क्योंकि हर आदमी के पास अपना खुद का कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ प्रेजुडिस है। एक गरीब आदमी जा करके खरीदता है लॉटरी टिकट, उसको लगता है बस यार 100 बार अगर खरीद रहा हूँ, 50-50 रुपए की टिकट 100 बार खरीद लिया, तो मेरे तो 5,000 रुपये गए साल भर में। लेकिन अगर एक बार भी टिकट जीत गया मैं,
तो क्या पता 10 लाख रुपए निकल जाएं, 20 लाख रुपए निकल जाएं। तो ये ऐसे गरीब आदमी सोचता है। अमीर आदमी कैसे सोचता है? ये टिकट कितने लोग खरीदते होंगे, कितने % इसमें से लॉटरी में से निकलते होंगे नाम, इसकी विनिंग रेट क्या है, लूजिंग रेट क्या है, छोड़ो, इससे तो अच्छा मैं कहीं और पैसे लगा दूं जहां पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अमीर आदमी की थिंकिंग प्रोसेस है और ये गरीब आदमी की थिंकिंग प्रोसेस है। तो अगर आप सामने वाले को ये सोचवा सकें कि एक आपके सामने दूसरा वाला इंसान जो आपसे गरीब है या किसी और कंडीशन में है वो कैसे सोचता है, तो उसको पूछिए या तुम अगर उसकी जगह हो तो कैसे सोचोगे, एक गरीब आदमी कैसे सोचता, थोड़ा ट्राई करो। What opinions would you hold if you would been raised on a farm versus in a city or in a culture on the other side of the world? आप उसको पूछ सकते हैं, यार मान लो तुम गांव में रहते, एकदम गांव में जहाँ बिजली नहीं आती, खाना एकदम पानी पानी मिलता, तो कैसे सोचते हो तुम? What beliefs would you cling to if you had lived in 1700s? जैसे घरों में ऑलमोस्ट 100% घरों में, बहुत कम घर ऐसे होते हैं जहाँ माँ बाप और बच्चों में लड़ाई नहीं होती, क्योंकि वहीं दोनों की प्रेजुडिसेस अलग हैं। माँ बाप लोग कहानियाँ बताते रहते हैं कि हम जब बच्चे थे ना हम ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, लेकिन वो कभी भी बच्चों से काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग नहीं करा पाते। एक फिल्म बनी थी इसी के ऊपर, जिसमें बच्चे हमेशा क्रिप करते थे कि खाना अच्छा नहीं दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा है अच्छे से। घर में माँ बाप दोनों थे, फिर माँ चली गई थी मायके और बाप अकेला था, या शायद माँ बाप दोनों ने कहा ठीक है एक काम करो, अगर तुम लोगों को हमारे बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है तो एक हफ्ते के लिए तुम लोग घर के मालिक, खाना बनाना तुम्हारा काम है, ऑफिस जाना तुम्हारा काम है, जाओ, हम लोग बच्चों की तरह रहेंगे। और फिर माँ बाप ने क्रिप करना शुरू कर दिया, रोना पीटना, अरे हमको ये खाना पसंद नहीं है, हमको चाय अच्छे से, हमको ये ख़राब अच्छा लग रहा है, और वो अपना आराम से सो रहे हैं। बोले वो बच्चों को बोला तुम हमको डांटो, पढ़ने के लिए डांटो, हम पढ़ेंगे, और हम नहीं पढ़ेंगे। तो एक सीन में पूरा बदल दिया था। और फिर बच्चों को अंत में रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं, माँ बाप काम करते हैं यार। तो ऑथर कह रहे हैं व्हाट बिलीफ वुड यू क्लिंग टू इफ़ यू लिव्ड इन 1700s, कि अगर आज से 300 साल पहले तुम लोग ज़िंदा होते तो कौन कौन सी बिलीफ के बारे में तुम क्लिंग ऑन होते, उसके साथ चिपके रहते, उनसे सोचवाएं आप। बल्कि मोहना तो कहता है कि अगर पुराने ज़माने के लोग हमें देखें आज जीते हुए तो पागल हो जाएंगे, ये अयाश तरीके से जीते फिर भी खुशी नहीं है। अरे हमारे पास बचपन में एक टीवी होता था, पूरा ख़ानदान उससे चिपका रहता था, और वो भी दिन के 1-2 घंटे। और आज हर आदमी के जेब में एक टीवी है और वो 24 घंटे चिपका रहता है उसके साथ, छोड़ता ही नहीं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड from debate champions and expert negotiators that asking people questions can motivate them to rethink their conclusions. हमने इसके पहले के वीडियो में देखा है जहाँ पर वो लड़की मशीन थी, AI थी 8 साल की, और हमारे कौन थे, नटराजन, दोनों के बीच में डिबेट हो रही थी। और अगर आपने किसी को क्वेश्चन पूछा, जेन्युइन क्वेश्चन, तो उससे वो आदमी रीथिंक करने को तैयार होता है और अपने कंक्लूजन भी चेंज कर देता है। What's different about these kinds of counterfactual questions is that they invite people to explore the origins of their own beliefs and reconsider their stance towards other groups. हमने जस्ट पिछले वाले वीडियो में देखा था कि हम में से ज़्यादातर लोगों के जो प्रेजुडिस होते हैं, ख़ास तौर से प्रेजुडिस मतलब कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, वो बनते हैं आर्बिट्ररली। कैसे बनते हैं? मतलब ऐसे बन जाता है। किसी की शक्ल देखी, उसकी शक्ल पसंद नहीं है, बस वो आदमी ख़राब है। किसी की शक्ल देखी, उसकी शक्ल पसंद है, वो आदमी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्या उसके साथ तुमने कभी बातचीत की है? क्या उसका बिहेवियर पसंद है? क्या वो आदमी मेहनती है? कुछ नहीं पता, बस शक्ल पसंद है तो आदमी अच्छा है। ये है आर्बिट्री। ऐसे ही है, किसी की शक्ल ख़राब है तो आदमी ख़राब होगा, मुझे लगता है ना, ये है आर्बिट्री। और जब आप किसी आदमी को सवाल पूछते हो तो आप उसको एक मौका दे रहे हो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग के समय कि तुम देखो तुम्हारे बिलीफ का, तुम्हारे प्रेजुडिस का आधार क्या है। ये ऐसा है जैसे कि आप किसी को बोलें, कोई आदमी को लगे कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, उसको पता होता नहीं है गरीब आदमी हूँ, बस उसको लग रहा है मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। तो उसको आप बोलें अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा बेडरूम है? बोलेगा हाँ। उसमें अलमारी है? बोलता है हाँ। उसमें पैसे हैं? बोलता है हाँ। तो जाके थोड़ा सा देखो उसमें कितने पैसे।
उसको लग रहा है मेरे घर में जो अलमारी है उसमें कम से कम 100 करोड़ रुपए रखे हैं। इस तरह से वो अय्याशीगिरी कर रहा है, और जब जाके देखेगा उसको गायब, उसमें कुछ पैसे नहीं है। ऐसे ही आपके दिमाग में जो आपका थॉट है, प्रेजुडिस है, उसकी एक तिजोरी है जिसमें आपको लगता है कि ये बड़े सॉलिड थॉट्स हैं मेरे। आप उसको जाकर बोलते हैं जाओ उसका आधार देखो, जिसमें तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत इंटेलिजेंट थॉट है तुम्हारा, ये तुम्हारा थॉट का बेस एकदम रेत है। ये जो आप देखेंगे दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल इन द वर्ल्ड, जब उसको बनाया जा रहा था तो वो यमुना जी के आसपास में है, नदी के आसपास। तो उसकी जो ज़मीन थी ना, रेतीली थी। खूब करोड़ों रुपए खर्च हुए उस ज़मीन को सॉलिड बनाने के लिए। उसमें लोहा लगाया गया, सीमेंट लगाया गया, करोड़ों रुपए। उसके ऊपर फिर मंदिर बनाया गया। हम लोगों ने जो इलाहाबाद में हमारा मकान है, जब 10-15 साल हो गए तो जो फर्श थी उसमें क्रैक आना शुरू हो गया, बैठना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन ख़राब ज़मीन होती है जिसमें लोग कचरा फेंकते हैं, वो कचरा मिट्टी नहीं होती, वो कचरा होता है। तो जब वो डिकम्पोज होता है तो गैस बन के ख़त्म हो जाता है, फिर ज़मीन बैठ जाती है। ऐसे ही हमारे मन में ढेर सारे आर्बिट्री आइडियाज़ हैं। जब आप दिखाएंगे तो लोगों का ये बिलीफ, जो प्रेजुडिस है, वो बैठ जाएगा। पीपल गेन ह्यूमिलिटी when they reflect on how different circumstances could have led them to different beliefs. लोगों के अंदर में ह्यूमिलिटी आ जाती है। मैंने आपसे अभी पिछले हफ्ते बताया था, उस एग्जाम्पल को मैं फिर से बताता हूँ। एक आदमी था जिसको उसकी चोरी के लिए जेल हुआ था। उसको 1-2 साल तक के लिए रखा गया सॉलिटरी सेल में, अकेले कमरे में, 24 घंटे अकेले रहता था, सालों के लिए। फिर रिलीज़ हुआ, कुछ साल बाद रिलीज़ हुआ। जब जेल की यात्रा ख़त्म हो गई, उसकी सज़ा ख़त्म हो गई, फिर से उसके ऊपर एक केस बना कुछ चोरी या कोई रेप अप करने के लिए। उसने नहीं किया था, वो अलग बात है, बट उसका नाम चढ़ गया उसमें। फिर से बेचारा जेल गया। बोलता है मुझे कुछ भी करो, बस सॉलिटरी में मत डालो। तुम जेल में डाल दो बट सॉलिटरी में मत डालो। तो जिस पुलिस वाले ने उसको जेल में डाला था, उसको लगा कि यार सॉलिटरी में इतनी कौन सी बुरी बात है। वो गया और जेलर को बोलता है मुझे सॉलिटरी में डालो 2-3 दिन के लिए, मैं देखना चाहता हूँ। इस एपिसोड में उसका सॉलिटरी का जो एक्सपीरियंस है उसको कितने अच्छे से शूट किया आपको देखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर में उस एपिसोड का नाम ही है सॉलिटरी। और वो पुलिस वाला बेचारा गया, शुरू में तो एकदम ठीक ठाक है, आराम से बैठा है और खूब एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है क्योंकि अकेले रहना है, बॉडी को मेंटेन करना है। उसके बाद से बोर होने लगा, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उसके बाद उसके कमरे में एक कॉकरोच आया। अब कॉकरोच को हाथ में उठाकर देख रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। फिर परेशान हो रहा है, कहीं आवाज़ आ रही है ऊपर, क्योंकि ज़मीन के नीचे होता है सॉलिटरी। 3 दिन में वो पागल हो गया। 3 दिन बाद जब उसको जितनी बार भी कोई खाना देने आता था, उसको बात करता था, भैया सुनो सुनो सुनो, भाग जाते थे लोग खाना देकर। 3 दिन बाद जब उसको निकाला गया तो लड़ने लगा उससे, पुलिस वाले से। मैंने तुमको कहा था 3 दिन के लिए, तो मुझे हफ्ते भर के लिए यहाँ छोड़ दिए। बोलता नहीं सर, 3 दिन ही के लिए किया। और इस एक्सपीरियंस के बाद जब बाहर गया तो उस चोर को बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ उसको सॉलिटरी में डाला जाए, क्योंकि सचमुच में आदमी पागल हो जाता है। जब किसी चीज़ को आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं, मान लो एक्सपीरियंस नहीं भी करते हैं, उसके बारे में खूब डीपली सोचते हैं, तब भी आपका प्रेजुडिस हिलता है। इसलिए इस चैप्टर में क्या कहा है एकदम शुरू में देखिए, ये बहुत सोच करके इसका नाम दिया गया है, डिमिनिशिंग प्रेजुडिस बाय डिस्टेबलाइजिंग स्टीरियोटाइप्स। जो स्टीरियोटाइप है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग की तरह है, उसको आपको डिस्टेबलाइज करना होगा, ज़मीन को हिलाना होगा, अर्थक्वेक लाना पड़ेगा, तब जा करके उसका स्टीरियोटाइप हटेगा। तो लोग, पीपल गेन ह्यूमिलिटी when they reflect on different circumstances could have led them to different beliefs. लोगों के अंदर में ह्यूमिलिटी आ जाती है, विनम्रता आ जाती है। अगर हम अपने नौकरों के बारे में, जिनको हम नौकर कहते हैं, और अपने आप को उनकी जगह पर देख पाएँ, तो हम वैसे नहीं बात कर पाएंगे। क्या करते हो तुम, टाइम से नहीं आते हो,
मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ, अगर कोई आदमी मेरे लिए काम करता है और लेट आ रहा है, एक बार लेट आ रहा है, 2 बार लेट आ रहा है, बार बार लेट नहीं आ रहा है, उसकी आदत ख़राब नहीं है, और मुझे उसको देखते गुस्सा आ रहा है, तो फिर मैं सोचता हूँ, फिर मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ आज। मैं उसको सीधे नहीं बोलना चाहता हूँ तुम ना हमेशा लेट आती, तुम निकम्मे हो, ये नहीं बोलना चाहता। पहले मैं जानना चाहता हूँ उसके साथ हुआ क्या। कह रहे हैं अगर आप दूसरे की कंडीशन को, दूसरे की अलग अलग डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को रिफ्लेक्ट करोगे, सोचोगे, तो आपके अंदर में ह्यूमिलिटी आ जाएगी, हम्बलनेस आ जाएगी। They might conclude that some of their past convictions had been too simplistic and begin to question some of their negative views. और फिर आपको अचानक से लगेगा कि मेरे पुराने कन्विक्शन क्या होता है, जो बहुत फिक्स्ड बिलीफ थे, वो बहुत सिंपलिस्टिक थे। सिंपलिस्टिक मतलब ये आदमी हमेशा गलत काम करता है, ये बहुत सिंपलिस्टिक है, हमेशा। यार 20 साल से वो आदमी काम कर रहा है, हमेशा गलत काम किया है, कभी तो सही काम किया है। जब इस तरह के वर्ड्स होते हैं और ऐसे हम सोचते हैं तो टू सिंपलिस्टिक है। और फिर आप अपने अंदर में आने वाले दूसरों के लिए नेगेटिव व्यूज़ को क्वेश्चन करोगे कि क्यों मैं उसके बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ। दैट डाउट कुड लीव देम मोर क्यूरियस अबाउट ग्रुप्स दे हैव स्टीरियोटाइप्स। और इस तरह की बातों से लोग अगर किसी और के लिए, किसी ग्रुप के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी ग्रुप के लिए स्टीरियोटाइप हैं, तो उनके मन में डाउट आएगा, क्यूरियस हो जाएंगे। अच्छा यार, मैं सोचता था ये लोग गरीब लोग सब बेकार होते हैं, लेकिन क्या सही में बेकार होते हैं? वो क्यूरियस हो जाएगा सामने वाले के बारे में जानने के लिए। एंड दे माइट एंड अप डिस्कवरिंग सम अनएक्सपेक्टेड कॉमनैलिटीज़। और फिर अचानक से दूसरे के बारे में आप क्यूरियस होंगे तो दिखेंगे कुछ चीज़ें उनके अंदर और वही चीज़ें हमारे अंदर में हैं, कॉमनैलिटीज़ हैं। तो फिर मैं क्यों उसको अपने से अलग मान रहा हूँ? जब गांधी जी को बैरिस्ट्री, वकालत छोड़नी थी, उसके पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, बहुत फेमस घटना, साउथ अफ्रीका में। वो पहले वकील की पढ़ाई की थी, बहुत बड़े कॉलेज से, इंग्लैंड से, और अच्छे वकील बनते, लेकिन वो साउथ अफ्रीका में कहीं ट्रेन से जा रहे थे, फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, वो जा रहे थे। फर्स्ट क्लास में इंडियंस अलाउड नहीं थे। उन्होंने कहा मैंने टिकट लिया है, पैसे दिए। तो जो टिकट मास्टर था बोलता है ना, आप इंडियन हैं, आप निकलो यहाँ से। उन्होंने कहा इंडियन है कोई बात नहीं, लेकिन टिकट तो लिया है। उसने उनका बैग उठाकर स्टेशन पे फेंक दिया। उनको बहुत ख़राब लगा, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने और मजबूत किया। वो खाली किसी इंसान से नहीं लड़ना चाहते थे, वो डिस्टेबलाइज करना चाहते थे अंग्रेज़ों का प्रेजुडिस। वहाँ से साउथ अफ्रीका की रेवोल्यूशन चालू हुई है। फिल्म देखिएगा, गांधी फिल्म, उसमें दिखाया है सीन। उसके बाद से उन्होंने शर्ट पैंट पहनना बंद कर दिया, कोट पहनना बंद कर दिया, धोती बनियान बहुत कम पहनते, धोती पहनते थे। और थर्ड क्लास की ट्रेन में इंडिया में बैठ करके पहले पूरा इंडिया भर घूमे, गरीबों के साथ कॉमनैलिटीज़ खोजी। और जब पहली बार वो स्पीच देने आए थे, एकदम छोटे से थे, एकदम जैसे वो अंडरडॉग बोलते हैं उसको, कोई जानता भी नहीं था उनको। और सब लोगों ने सोचा आया है कोई नया छोकरा आया है, लेक्चर से देकर चला जाएगा, भाषण देकर। और जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो पब्लिक दूर बैठी कोई सो रही थी, खड़ी होना शुरू हो गई, आना शुरू हो गई, इकट्ठा होना शुरू हो गई। और जो नेता वहाँ थे बैठे ऊपर, उनको भी लगा यार ये कौन आदमी है, इसके पास कहाँ से इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। उस फिल्म को देखेंगे ना, आपको फील होगा कि इस आदमी ने पहले अपने अंदर में गरीबों के लिए खत्म, उसने, नेहरू बोलते हैं उनसे, गांधी जी से शुरू में, ये कहाँ तुम ट्रेन में भटक रहे हो? बोलते पहले मुझे गरीबों को जानना है। और एक सीन था जहाँ पर वो एक गरीब औरत थी, वो अपने बच्चे को गोद में रखी थी और कपड़े उपड़े धो रही थी नदी किनारे। और वहीं ट्रेन रुकी हुई थी, वो गए कुछ पानी वानी पीने, मुँह हाथ धोने, तो देखा तो बेचारी इतनी गरीब थी, उसके पास कपड़े कायदे के नहीं थे, ऊपर का तन दिखाई दे रहा था। तो अपना वो धोती उसमें धो रहे थे, तो छोड़ दिया ताकि उसके पास बहकर पहुंच जाए और औरत कपड़ा ले ले उसको। उनको फील हुआ कि गरीबी इतनी ज़्यादा है इंडिया में, और इसकी वजह क्या है? अमीरों का प्रेजुडिस। यू शुड सी दैट मूवी, गांधी नाम है उसका। अब एज ए फिल्म मेकर, एज यंगस्टर्स, पहले तो बच्चे थे, हम लोगों को फिल्म का मतलब डिशुम डिशुम,
ये सब चीज़, प्यार मोहब्बत। लेकिन अब आप देखेंगे यू विल बी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उन सीन्स में। एक सीन में अंग्रेज़ों को परेशान करने के लिए इनको वो आता है यूरेका मोमेंट, जब वो डांडी नमक का वो आंदोलन करना चाहते हैं, वो भी सीन देखिएगा। तो आप कह रहे हैं आप दूसरों के साथ अपनी कॉमनैलिटीज़ देखोगे कि आप में और उनमें क्या कॉमन है। Recently, I stumbled onto an opportunity to encourage some counterfactual thinking. ऑथर कह रहे हैं कुछ दिन पहले मुझे एक मौका मिला ताकि मैं कुछ लोगों को encourage कर सकूं counterfactual thinking करने के लिए. A startup founder asked me to join an all-hands meeting to share insights on how to better understand other people's personalities and our own. उसमें एक कंपनी थी, स्टार्टअप थी, उसके फाउंडर बोलते हैं यार एक मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, उसमें आप भी आइएगा और हम देखना चाहते हैं कि दूसरों को, अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटीज़ कैसे हम पहचानें, हमारी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, दूसरों की पर्सनैलिटी कैसी है, आप आना एक मीटिंग में. ड्यूरिंग द वर्चुअल फायर साइड चैट, तो वहाँ पर एक वर्चुअल मतलब ऑनलाइन फायर साइड चैट हो रही थी, जैसे आग जलाकर लोग बैठ के बात करते हैं, तो कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, ऐसे गप्पे मार रहे हैं. शी मैंशनड दैट शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजी फ़ैन. तो जो CEO थी बोलती मैं तो भाई एस्ट्रोलॉजी की फ़ैन हूँ. एस्ट्रोलॉजी समझते हैं क्या? राशिफल. हाथ नहीं, वो तो पामिस्ट्री. राशिफल. हाँ, आप कौन से महीने में पैदा हुए हो, सैजिटेरियस हो, लियो हो, कैप्रिकॉर्न हो, उस हिसाब से बोलती मैं तो उसका फ़ैन हूँ. एंड द कंपनी वॉज फुल ऑफ देम. और बोलती हमारी भी कंपनी में ढेर सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी के फ़ैन हैं. आई वंडर्ड इफ़ आई कुड गेट सम ऑफ देम टू सी that they held inaccurate stereotypes about people based on month in which they happened to be born. Here is an expert of what happened. ऑथर कहते हैं ये तो बड़ी अजीब बात है, ये बड़ी अजीब चीज़ है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में कोई फैक्चुअल साइंस नहीं है, एक ऐसी रैंडम चीज़ है और इसको कई साल से बहुत से लोग फॉलो करते हैं. तो ऑथर कहते हैं मैं सोच रहा था क्या मैं इन लोगों को रीथिंक करा सकता हूँ कि इसका कोई आधार नहीं है. तो उसने रीथिंक कराया. ऑथर बोलते हैं यू नो वी हैव नो एविडेंस व्हाटसोएवर दैट हॉरोस्कोप्स इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी, राइट. सबसे पहले ऑथर बोलते हैं आप लोगों को पता है ना कि हॉरोस्कोप का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता हमारी पर्सनालिटी पे. कोई कहता है मैं लियो हूँ तो बड़ा डोमिनेटिंग हूँ, मैं सैजिटेरियस हूँ तो मैं बहुत फ्लर्ट हूँ. ये झूठ है सब, इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है ना. आप लोगों को पता है ना. तो जो फाउंडर थी वो बोलती है दैट्स सच ए कैप्रिकॉर्न थिंग टू से. बोलती तुम ना कैप्रिकॉर्न की तरह बात कर रहे हो. एक साइन होता है स्टार साइन, मतलब जिस चीज़ को ये इनकार कर रहा है वो बोल रही है तुम्हारे अंदर वही क्वालिटी है. कैप्रिकॉर्न बड़ी मम्मी है, नहीं जनवरी वाले पापा कैप्रिकॉर्न है. तो बोलती है कैप्रिकॉर्न वाले ऐसे ही बात करते हैं. तो ऑथर बोलता है आई थिंक आई एम अ लियो. बोलता है अच्छा मैं कैप्रिकॉर्न की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है मैं लियो हूँ, सिंह राशि, जो बड़े डोमिनेटिंग होते हैं. आई वुड लव टू फाइंड आउट व्हाट एविडेंस वुड चेंज योर माइंड. ऑथर बोलता है अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ कि आप लोगों का दिमाग बदले. आप सब इतना भरोसा करते हो एस्ट्रोलॉजी पे, मैं चाहता हूँ आप लोग इस भरोसे को ख़त्म करो, ये बकवास बात है. Founder, so my partner has been trying so far, as long as we have been dating, he has given up. There is nothing that can convince me otherwise. बोलती है तुम मुझे क्या कन्विंस करोगे, मेरा जो पार्टनर है वो सालों से मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि एस्ट्रोलॉजी बकवास चीज़ है और वो आज तक नहीं कर पाया, छोड़ दिया, हार मान गया. तुम क्या मुझे कन्विंस करोगे. तो ऑथर बोलते हैं देन यू आर नॉट थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट. अगर ऐसा है तो तुम साइंटिस्ट की तरह नहीं सोच रही हो. दिस इज़ अ रिलीजन फॉर यू. इसका मतलब ये है जो तुम फॉलो कर रही हो एस्ट्रोलॉजी की चीज़, ये तुम्हारे लिए रिलीजन है, धर्म की तरह है. भाई धर्म को आदमी चुपचाप फॉलो करता है आंख बंद करके, सवाल नहीं पूछता, ऐसे तुम भी कर रही हो. तो वो फाउंडर बोलती है या वेल मे बी अ लिटिल. बोलती हाँ शायद थोड़ा बहुत रिलीजन ही है. फिर ऑथर बोलते हैं व्हाट इफ़ you had been born in China instead of the US. Some evidence just came out that if you are a Virgo in China, you get discriminated against in hiring and also in dating. बोलता है अच्छा मान लो, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग करा रहा है, मान लो तुम यहाँ नहीं पैदा हुई होती US में, तुम चाइना में पैदा हुई होती,
और तुम्हें पता है चाइना में क्या होता है, अगर तुम वर्गो हो चाइना में तो तुम्हारे लिए कुछ कुछ नौकरियां नहीं हैं, तुम उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये वहाँ की गवर्नमेंट मानती है। या किसी किसी को आप डेटिंग नहीं कर सकते, नियम के खिलाफ है। वो स्टार साइन किसी खास स्टार साइन के साथ ही डेट कर सकता है। दीज पुअर वर्गोज आर स्टीरियोटाइप्ड एज बीइंग डिफिकल्ट एंड और नेरी। ये बेचारे जो वर्गोज होते हैं चाइना में, उनके लिए माना जाता है बहुत मुश्किल लोग हैं और घटिया टाइप के लोग हैं। तो फाउंडर बोलती है, सो इन द वेस्ट एडम दैट सेम डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स टू स्कॉर्पियोज। बोलती है अरे यहाँ पर स्कॉर्पियोज के साथ यही होता है, जो स्कॉर्पियो स्टार साइन वाले हैं उनके साथ भी यही होता है यहाँ। Although the founder started out resistant to my argument, after considering how she might hold different stereotype if she lived in China, she recognized a familiar pattern. ऑथर कहते हैं शुरू में जब मैंने उसको बोला तो वो रेजिस्टेंट थी मेरे साथ अपने विचारों को बदलने के लिए, वो रेजिस्टेंट थी, मतलब नहीं बदलना चाहती थी। लेकिन अब धीमे धीमे उसको ये दिखाई देने लगा कि हाँ, जैसे चाइना में लोगों के साथ गलत होता है ये सब स्टार साइन की वजह से, ऐसे यूएस में भी होता है। She had seen an entire group of people mistreated as a result of the positions of the sun and the moon on the day they happened to enter the world. उसने देखा कि किस तरह से एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ में मिसट्रीटमेंट होता है, गलत तरीके से ट्रीट करते हैं केवल इसलिए क्योंकि वो जब पैदा हुए हैं उस समय सूरज और चंद्रमा कहाँ कहाँ थे, क्योंकि वही आपका स्टार साइन बनाता है। Realizing how unfair the discrimination based on zodiac sign was, the founder ended up जंपिंग इन टू हेल्प मी बिल्ड माई केस। जब उसको समझ में आया कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है प्रेजुडिस, जो पहले उसको लगता था अरे बड़ी अच्छी चीज़ है, बोलती है वो मेरे साथ अब जुड़ गई, नहीं मैं तुमको तुम्हारे साथ मिलकर के अपनी संस्था में से ख़त्म कराना चाहती हूँ, तुम्हारा केस बिल्डअप करूँगी, तुम सही कह रहे हो, बताओ मैं तुम्हारे कैसे हेल्प करूँ। एज वी रैप्ड अप द कन्वर्सेशन आई ऑफर टू डू अ फॉलो अप डिस्कशन ऑन द साइंस ऑफ पर्सनैलिटी। बोलते जब हमारी बातचीत जब ख़त्म होने वाली थी तो मैंने सबसे कहा कि एक काम कर सकते हैं, हम लोग इसको और डिस्कशन करेंगे। ये भाई पर्सनैलिटी की साइंस लोग कहते हैं इसको, लोगों के बिहेवियर पर्सनैलिटी की साइंस है, इसके हम विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द कंपनी साइंड अप टू पार्टिसिपेट। 1/4 कंपनी के लोग उसमें नाम लिखवा दिए, हाँ हम दोबारा बात करना चाहते हैं आपसे। आफ्टरवर्ड्स one of the participants wrote that the biggest takeaway from this chat is the importance of unlearning things to avoid being ignorant. बड़ी अच्छी चीज़ एक आदमी ने कही। One of the biggest takeaway from this chat, इस बातचीत में जो आज की बातचीत हुई है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ हमको लेके जानी चाहिए वो ये है importance of unlearning things, कि कुछ चीज़ें जो आपने ऐसे ही सीख ली हैं उसको भूलना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप ये चाहते हैं कि आप अज्ञानी इग्नोरेंट न रहें। हम सब जो जानते हैं ना उसको अनलर्न नहीं करना चाहते, और नहीं अनलर्न करते हैं तो अज्ञानी रहते हैं। हम लोगों को लगता है कि जितना चीज़ जानते हैं उसी से वही हमारा ज्ञान है, नहीं, कुछ ख़राब चीज़ें नहीं जानना भी अनलर्निंग है। हैविंग ग्रास्प्ड हाउ आर्बिट्री देयर स्टीरियोटाइप्स वर, पीपल वर नाउ मोर ओपन टू री थिंकिंग देयर व्यूज़। अब लोगों ने इस चीज़ को समझना शुरू कर दिया कि ये जो स्टार साइन को हम लोग पकड़ते थे ये कितनी आर्बिट्री थी। अरे मैंने क्लास 8th 9th 10th 11th 12th तक, जब तक मैं घर छोड़ कर के भाग नहीं गया तब तक मुझे लगता था, मैं हर रोज़ सुबह सुबह न्यूज़पेपर में आता था मेरा स्टार साइन, और मैं उसको पढ़ता था और सोचता था कि क्या आज क्या होगा मेरे साथ, अच्छा क्या होगा बुरा क्या होगा, और कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था। लेकिन अब लोगों ने इसके ऊपर रीथिंकिंग करना शुरू कर दिया। Psychologists find that many of our beliefs are cultural truisms. Psychologists को पता चला है कि हम में से बहुत से लोगों की जो बिलीफ हैं, ज़्यादातर बिलीफ्स वो कल्चरल ट्रूइज़म है, कि हम किसी कल्चर में हैं तो वहाँ से उठाकर ले लेते हैं। वाइडली शेयर्ड बट रेयरली क्वेश्चनड। आराम से एक दूसरे से हम दे देते हैं, शेयर कर लेते हैं, लेकिन कभी सवाल नहीं पूछते। जैसे हमारे पापा हैं, वो जनेऊ पहनते हैं, वो सब लोग जनेऊ पहनते हैं, मुझे भी बोला गया था, मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे बड़ा दिक्कत होती थी, मुझे शर्म भी आती थी, जनेऊ कान पे रखो, बाथरूम जाओ, तो फिर मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। बट ज़्यादातर लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं।
If we take a closer look at them, we often discover that they rest on shaky foundations. बोल रहे हैं अगर इस तरह की फालतू की बिलीव्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक शेकी फाउंडेशन पे खड़े हैं. शेकी फाउंडेशन मतलब वो एक तरह से रेत पर खड़े हैं, बहुत आसानी से गिर जाएंगे अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे. स्टीरियोटाइप्स डोंट हैव द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ केयरफुली बिल्ट शिप. जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो एकदम मजबूत नहीं होते, एक समझदारी से बनाया हुआ शिप की तरह. एक बहुत बड़ा शिप जो होता है इतनी आसानी से टूटता नहीं है. दे आर मोर लाइक अ टावर इन द गेम ऑफ जिंगा. जो स्टीरियोटाइप होता है वो एक बड़े से टावर की तरह होता है, एक जिंगा गेम की तरह. देखा है तुमने जिंगा गेम? लकड़ी का छोटे छोटे कम से कम 30-40 पीस होते हैं, एक एक के ऊपर रखना होता है, और अगर नीचे का एक पीस आपने हटा दिया और वो बैलेंस बिगड़ा तो पूरा का पूरा गेम गिर जाता है. मैं और शीश वहाँ बैंगलोर में थे तो खेल रहे थे, उसके अमन के पास पड़ा था गेम. तो स्टीरियोटाइप्स उसी जिंगा की तरह होता है. दे आर मोर लाइक अ टार इन द गेम ऑफ जिंगा, टीटरिंग ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ ब्लॉक्स विद सम की सपोर्ट्स मिसिंग. वो बड़ा हो जाता है लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट की सपोर्ट्स नहीं होते. टू नॉक इट ओवर समटाइम्स ऑल वी नीड टू डू इज़ गिव इट अ पोक. तो अगर आप चाहते हैं कि स्टीरियोटाइप्स गिर जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो आपको बहुत नहीं करना कुछ, बस उसके अंदर एक पोक करना है. एक जगह नीचे वाली जगह छू दो. हम लोगों ने उसके स्लो मोशन बनाए थे, वीडियो बनाए थे कैसे हम उसको गिरा रहे हैं और पूरा का पूरा धड़ करके गिर रहा है. बड़ा अच्छा वीडियो बना था जब बैंगलोर में थे. द होप इज़ दैट पीपल विल राइज टू द ओकेजन एंड बिल्ड न्यू बिलीव्स ऑन स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन. और उम्मीद ये है कि एक आदमी का जब प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप हटेगा तो वो आदमी जो नई बिलीफ बनाएगा उसका आधार और मजबूत हो. कैन दिस अप्रोच एक्सटेंड टू बिगर डिविजन्स एमंग पीपल. तो क्या ये अप्रोच हम एक आध लोगों के अलावा ढेर सारे लोगों के साथ में ट्राई कर सकते हैं? आई डोंट बिलीव फॉर अ मिनट दैट इट विल सॉल्व इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट और स्टॉप रेसिज्म. ऑथर बड़े समझदार हैं, वो कह रहे हैं बड़े बड़े चीज़ें करने की कोशिश मत करो. मैं ये नहीं उम्मीद करता हूँ कि इजराइल पैलेस्टीन की जो लड़ाई चल रही है वो इससे ख़त्म हो जाएगा, या दुनिया भर में जो रेसिज्म चल रहा है, हिंदू मुस्लिम काले गोरे, ये सब ख़त्म हो जाएगा. मैं नहीं सोच रहा हूँ ये, अगर हम स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने की कोशिश करें. आई डू थिंक इट्स अ स्टेप दो टूवर्ड्स समथिंग मोर फंडामेंटल दैन मेयरली री थिंकिंग आवर स्टीरियोटाइप्स. बोलते लेकिन मुझे लगता है अगर हम इस अप्रोच को रखें, क्वेश्चन पूछें आर्बिट्री चीज़ों को, तो ये एक और गहरी चीज़ करेगा, बहुत गहरी चीज़. वी माइट क्वेश्चन द अंडरलाइंग बिलीफ दैट इट मेक्स सेंस टू होल्ड ओपिनियंस अबाउट ऑल ग्रुप्स एट ऑल. क्या पता हम किसी एक ग्रुप के बारे में जो प्रेजुडिस बना के रखा है उसको हटा करके हम ये देखना शुरू कर दें कि आखिर प्रेजुडिस हम बनाते ही क्यों हैं, किसी के बारे में भी, सभी ग्रुप्स के बारे में. इफ़ यू गेट पीपल टू परस्यू एंड रिफ्लेक्ट, दे माइट डिसाइड that the very notion of applying group stereotype to individual is absurd. अगर आप लोगों को रोक सको और उनको रिफ्लेक्ट करा सको तो आप देखोगे they might decide that very notion of applying group stereotypes, कि जो लोग बहुत आसानी से ग्रुप के ऊपर स्टीरियोटाइप लगा देते हैं, मतलब ये लोग ना ये हिंदूज ऐसे होते हैं, बनिया ऐसे होते हैं, ये सब ग्रुप के ऊपर जो है वो लोग देखेंगे कि इस चीज़ को एक आदमी के ऊपर अप्लाई करना एकदम एब्सर्ड है. जैसे अमन है, वो बनिया है, लेकिन अगर हम बोलते हैं यार ये बनिया की तरह बिहेव करता है, तो ये एब्सर्ड चीज़ जिसको हम नहीं जानते उसके ऊपर लगा देते हैं ग्रुप साइकोलॉजी. लेकिन आप अगर इस चीज़ को याद रखें तो नहीं लगा पाएंगे. रिसर्च सजेस्ट्स दैट देर आर मोर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ग्रुप्स दैन वी रिकॉग्नाइज. और भैया इसके ऊपर तो रिसर्च हुआ है, लोग बताते हैं ग्रुप्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, हमको दिखती नहीं है लेकिन होती ज़्यादा हैं. एंड देयर इज़ टिपिकली मोर वेराइटी विद इन ग्रुप दैन बिटवीन देम. और अगर किसी ग्रुप को देखो आप, हिंदू ग्रुप को, वर्मा ग्रुप को, क्रिश्चियंस को, कालों को, उन ग्रुप्स में आपस में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं. एक हिंदू का ग्रुप दूसरे मुस्लिम ग्रुप के साथ में वैसे ही बिहेव करता है, लेकिन उसके अंदर में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं. हिंदुओं में ढेर सारे टाइप के लोग होते हैं, मुस्लिमों में ढेर सारे. तो वैरायटी अंदर ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है. एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ बिहेव करता है, ऐसे दूसरे ग्रुप जैसा बिहेव करता है. Sometimes letting go of stereotypes means realizing that many members of a hated group aren't so terrible after all. और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप स्टीरियोटाइप छोड़ सकें तो आपको एहसास होगा कि जिस ग्रुप को आप हेट करते थे
वो लोग इतने ख़राब नहीं हैं. एंड दैट्स मोर लाइकली टू हैपन व्हेन वी एक्चुअली कम फेस टू फेस विद देम. और ये तभी होगा, आपको एहसास तभी होगा जब उनके साथ एकदम आमने सामने बैठ करके बात करेंगे. फॉर ओवर हाफ अ सेंचुरी सोशल साइंटिस्ट्स हैव टेस्टेड द इफेक्ट्स ऑफ इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट. पिछले 50 साल से, आधे सेंचुरी से सोशल साइंटिस्ट इस चीज़ को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट मतलब एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करें. In the meta-analysis of over 500 studies with over 250,000 participants interacting with members of another group reduced prejudice in 94% cases. एक मेटा स्टडी हुई है, ढेर सारे स्टडीज़ का दोबारा स्टडी हुआ है जिसमें 500 ग्रुप को स्टडी किया गया, 2.5 लाख लोगों को स्टडी किया गया. उसमें आपस में लोगों की बातचीत हुई तो 94% लोगों का प्रेजुडिस ख़त्म हुआ. Although intergroup communication isn't a panacea, दैट इज़ अ स्टैगरिंग स्टैटिस्टिक्स. बोल रहे हैं इंटर ग्रुप जो लोग बात करते हैं ये सबसे अच्छी चीज़ नहीं है, पिनाकी इससे भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स है, मतलब इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं. द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हेल्प पीपल पुल द अनस्टेडी जिंगा ब्लॉक आउट ऑफ देयर स्टीरियोटाइप टावर्स इज टू टॉक विद देम इन पर्सन, विच इज़ प्रिसाइजली वॉट डेरिल डेविस डिड. अगर आप ये पूछें कि कैसे मैं प्रेजुडिस किसी का ख़त्म करूं, तो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है लोगों से बात करना. और यही किया डेरिल डेविस ने, जो हमारे इस कहानी का सबसे शुरुआत में एक ब्लैक म्यूजिशियन था और वो बात कर रहा था के ग्रुप के साथ, उनके मेंबर के साथ, कू क्लक्स क्लैन ग्रुप के मेंबर के साथ. और ये लोग कौन थे? ये लोग वो थे जो काले लोगों को खोज के मारते थे. और वो जाकर के एक एक आदमी से मिला और उसने उनके स्टीरियोटाइप को ख़त्म कर दिया. तो वो कैसे किया तो हम लोग कल पढ़ेंगे. हाउ अ ब्लैक म्यूजिशियन कन्फ्रंट्स वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स. एक काला म्यूजिशियन कैसे सफ़ेद सुप्रीमेसिस्ट जो कि अपने आप को बहुत सुप्रीम मानता है उसको कैसे उसने कन्फ्रंट किया, कैसे उसका सामना किया. तो उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बैड ब्लड ऑन द डायमंड. ठीक है.